तो बात आज मुद्दे की करते हैं। आज कुमाऊं दौरे पर केजरीवाल कल जाने वाले हैं और उसी को लेकर वायदों की बयार बहने वाली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से सक्रिय है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी और कांग्रेस भी पूरे तरीके से सक्रिय है। और इसी को लेकर पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सभी विधानसभा चुनावों पर चुनाव लड़ने के साथ अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। खुद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। एक महीने में ये दूसरी बार आगामी 19 सितंबर को उत्तराखंड का जो दौरा है वो कर रहे हैं। और फिलहाल पार्टी के मुताबिक वो आगामी 19 सितंबर को उत्तराखंड में एक दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार वो कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहां कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेंगे। यात्रा के दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल होंगे। और इस दौरान वहां पार्टी के प्रचार के साथ उत्तराखंड सरकार की विफलताओं को भी जनता के सामने रखने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करेंगे। बीते कुछ समय में पार्टी की गतिविधियों के बाद जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला, उससे पार्टी उत्साहित है और अब लगातार जो पार्टी है वो चुनावी गतिविधियों की ओर बढ़ रही है। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी पूरे तरीके से सक्रिय है। पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड के, वो पूरे तरीके से वहां पर चुनावी गतिविधियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी गतिविधियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं और कुमाऊं क्षेत्र का दौरा फिलहाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बात कांग्रेस की करें तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से ही आपस में टक्कर में रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का कुनबा यहां लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के ही एक जो नेता है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यानी कि कांग्रेस को उत्तराखंड में पूरे तरीके से घात लगती नजर आ रही है और पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी को पूरे तरीके से उनका कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तीनों ही पार्टियां लगातार सक्रिय है और अपनी चुनावी गतिविधियों को पूरे तरीके से बढ़ा दिया गया है तीनों ही पार्टियों द्वारा। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो पूरे तरीके से सक्रिय वो हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक बार फिर से तीसरी बार उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसकी वजह से सियासी बयार तेज हो गई है। तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर केजरीवाल हैं, जिसमें वो पहली बार कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे। इससे पहले देहरादून के दौरे पर केजरीवाल 2 बार रह चुके हैं और उसमें कई बार वो जो चुनावी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा दे चुके हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र आनंद जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। इसी के साथ सुजाता पोल जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुजाता जी। सबसे पहले रविंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड में चुनावी जो ताल है वो ठोकने के लिए सीएम खुद आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आ रहे हैं और इस बार वो कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे। क्या नई चुनावी जो वादे हो सकते हैं वो इस बार करने वाला है? हाँ, देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी कल यानी 19 सितंबर को हल्द्वानी में एक रैली करेंगे, जनसभा रैली होगी। और इसका जो उद्देश्य है वो एक, चूंकि हमने अभी पहले बिजली कैंपेन को लेकर के ठीक है, हमने मैं रोकना चाहूंगी रविंद्र जी आपको, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात पूरी दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि कल यानी 19 सितंबर को हमारे अरविंद केजरीवाल जी हल्द्वानी में एक रैली करेंगे। और इसका जो उद्देश्य है, क्योंकि अभी पहले हमने एक पहला वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था जो कि 300 यूनिट बिजली को लेकर के था, और जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के लोगों से बात की और लोगों की गारंटी कार्ड बनाए। और अब अगली घोषणा कल हो सकती है। कुछ नया उत्तराखंड के लोगों को कुछ नया एक नया हमारा जो मैनिफेस्टो का अगला वायदा है वो गारंटी है वो हम कल अनाउंस कर सकते हैं। और इसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी स्वयं आ रहे हैं
और ये कह सकते हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, वो ये है कि हम बीजेपी या कांग्रेस की तरह, जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस करती है कि एक साथ 20-50 चीजें बता देती है कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दूसरा है सिस्टम। आम आदमी पार्टी एक एक करके अपने वादे को ला रही है, और अगर यहाँ पर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर इन वादों पर आम आदमी पार्टी खरी उतरेगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 300 यूनिट बिजली हम हर परिवार को मुफ्त देने जा रहे हैं अगर यहाँ पर हमारी सरकार बनती है तो, और बिजली के जो गलत बिल जुड़ के आए हैं वो भी माफ होंगे, साथ ही किसानों के लिए फ्री बिजली मिलेगी और 24 घंटे बिजली उत्तराखंड में मुहैया कराई जाएगी। तो ये जो चीजें थी ये हमने बताई थी। अब हम अगले वायदे की ओर बढ़, और मुझे लगता है कि कल कुछ नया माननीय अरविंद केजरीवाल जी कुछ नई घोषणा कर सकते हैं और जनता के लिए कुछ नया हो सकता है। साथ ही जो कार्यकर्ताओं में जोश है उसको बढ़ाने का काम भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जिससे कि क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं बहुत उत्साहित हैं और आपने देखा होगा कि सड़क से लेके किसी भी घेराव तक, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव रहा हो, चाहे सदन का घेराव रहा हो, तो हमारी कार्यकर्ता हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि कल कार्यकर्ताओं से वो मिलें, बात करें, जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश आए। जी ठीक है रविंद्र जी। सुजाता जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार रविंद्र जी ने कहा आम आदमी पार्टी जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी कल और एक एक करके वो अपने वादे रखेगी। सुजाता जी आप और कांग्रेस को कहां देखते हैं आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले में? देखिए, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। पहली बात, अगर देश में लोकतंत्र है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से, इसी वजह से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आज इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को कैसे लाती है, क्या करके लाती है, ये उनके देखने का है। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, हम उनको देख रहे हैं कि उन्होंने जो अपने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि लोगों को पहले भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित किया, अब दिल्ली की ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी ये कर रही है। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ कैंडिडेट कौन है। आप अगर देखेंगे तो हमारे नेता, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगी, भाई उनके नेता ही तो जा रहे हैं ना उनकी रैलियों में, और हमारे लोकल नेता कितने आपको दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ना आए तो इनकी रैली ना हो। अगर ऐसा ना होता तो कुछ ना कोई रैली तो ये करते रहते, लेकिन इनके बस का इसलिए नहीं है क्योंकि ये झूठ और भ्रम फैलाने के लिए आए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के आरएसएस के प्लान के मुताबिक किया जा रहा है ताकि इनको ऑपोजिशन फेस प्रोजेक्ट किया जाए। अगर आप बिजली को देखें तो इन्होंने 200 यूनिट तो दिल्ली में दिया और उत्तराखंड में ये 300 यूनिट दे रहे हैं। हमारे राज्य के ऊपर 66,000 करोड़ का ऋण है और दिल्ली का बजट जो है वो 69,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से इन्होंने 400-500 करोड़ तो केवल एडवर्टाइजमेंट में खर्च करे हैं। तो ये भी आपको देखना होगा। और तीसरी बात, अगर आप बात करते हैं सब्सिडी की, तो पर यूनिट सब्सिडी बता दूं कि 54 पैसे है दिल्ली में पर यूनिट, और पंजाब में अगर कंपेयर कर लीजिए, वहां पे देखिए, मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि डिफरेंस बताना चाहती हूँ और कोई कारण नहीं है। 1 रुपी 81 पैसा। तो ये बता रहा है कि दिल्ली में जो ये बिजली दे रहे हैं, और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 5 किलोवाट का कनेक्शन जिसके पास है, अगर वो 600 यूनिट यूज करता है दिल्ली में तो उसका बिल आ जाता है करीब 3400 से 3500 के बीच में, और इसके हिसाब से पर यूनिट सबसे अधिक है 6 रुपीज 90 पैसा आता है। तो इनके भ्रम की राजनीति का क्या करा जाए। हम तो चाहते हैं हमारे राज्य में लोग सक्षम हो और उनको मुफ्त के बजाय एक जिसे कहते हैं अच्छी व्यवस्था दी जाए, उनको अच्छी स्कूली शिक्षा मिले, उन्हें अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था मिले, पानी मिले, बिजली मिले। लेकिन फ्री के नाम पर
हम उनको अपाहिज नहीं देखना चाहते और हमारे अपने लोग भी, उनके अंदर बड़ा आत्मसम्मान है। हम पढ़े लिखे लोगों का राज्य है और हमारे राज्य में यही लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें नौकरियां दें। तभी तो आज की सरकार के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी दर 1.5% से बढ़कर 11% हो गई। तो आम आदमी पार्टी जो करना चाहती है करे, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति करते हुए लोगों को सही आंकड़ों के साथ बताना चाहते हैं कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं और भाजपा ने उन्हें क्या नहीं दिया। ठीक है सुजाता जी। प्रकाश रावत जी हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रावत साहब, आपका भी बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले, कल केजरीवाल जी का उत्तराखंड दौरा है, कुमाऊं क्षेत्र में वो जा रहे हैं, तीसरी बार उनका ये उत्तराखंड दौरा है। आप किस तरीके से उनके इस चुनावी दौरे को देखते हैं? देखिए, देश में लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी, अगर वो आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड में आती है तो उनका स्वागत है। देखिए, पूरे देश में कोई भी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य दलों की बकौती नहीं है यहाँ कि हम किसी का विरोध करें, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उनका तीसरा दौरा है, मुझे लगता है कि पहले 10-15 साल आम आदमी पार्टी को जमीन पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे सुजाता पॉल जी ने कहा, लगभग 135-36 साल कांग्रेस को बने हुए और 41 साल लगभग बीजेपी को बने हुए। हम लोगों ने, दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज्यादा काम किया है, जनता के बीच में गए हुए हैं और फिर धीरे धीरे करके 2 सीटों से 1984 में हमारी 2 सीटें आई, 2 सीटों से आज 303 सीटें इंडिविजुअली हम लोकसभा में लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं। और जहां तक सुजाता पॉल जी ने कहा कि बीजेपी के मुफीद है आम आदमी पार्टी, तो मैं थोड़ा सा 2014 में याद दिलाना चाहता हूँ कि यही कांग्रेस से कहती रही कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और बाद में उन्होंने उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने उनको समर्थन दिया। लेकिन कोई भी पार्टी उत्तराखंड में आती है तो उनका स्वागत है और उनको जमीन पर रहकर काम करना चाहिए। फिर देखते हैं जनता उनको कितना अपना आशीर्वाद देती है। ठीक है, आप तीनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप तीनों ही डिबेट में ओपन रहेगी अब डिबेट, और आप तीनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपके पास रविंद्र जी एक बार फिर से आना चाहूंगी। आपको जिस तरीके से कल दौरा है केजरीवाल साहब का, प्रकाश रावत साहब ने कहा कि लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, आप कहीं भी कोई भी पार्टी आकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन एक नसीहत उन्होंने आपको दी है कि सबसे पहले आपको अपनी जमीनी स्तर मजबूत करने की जरूरत है। सुजाता पॉल जी को भी बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो इनकी बात से बहुत विरोधाभास है। इन्होंने कहा कि फ्री की हम आदत नहीं करना चाहते, तो फिर आपकी पार्टी के मुखिया जो है, जो राष्ट्रीय महासचिव भी है, पंजाब के प्रभारी भी हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा? जरा आप पहले उनसे पता कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ बोले और आपको पार्टी से डांट पड़ जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कंपैरिजन किया पंजाब और दिल्ली का, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में हम बिजली बनाते ही नहीं है। दिल्ली में बिजली का कोई भी उत्पादन नहीं है, उसके बावजूद हम फ्री बिजली देते हैं। पंजाब में आप बिजली बनाते हैं। कई बार आपके नेता, कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी बोल चुके हैं कि हम सरकार बनी उत्तराखंड में तो फ्री बिजली देंगे। अरे भाई, पंजाब के आप प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप पहले वहां फ्री करा लीजिए, फिर उत्तराखंड के लोग आप पे विश्वास करेंगे। दूसरी बात, जो मैडम ने ये कहा ना कि हम चाहते हैं कि विकास हो, लोग सक्षम हो, तो मैं आपको बता दूं, आपकी पिछली सरकार ने सिर्फ शराब पिलाने का काम किया है। दैनिक शराब 5 साल आपने पिलाई है, नदियों का चीरहरण करने का काम किया है, जिस वजह से आप आज दहाई के सैकड़े से भी पीछे हैं। दूसरी बात कि आपकी पार्टी का तो इतना बुरा हाल है कि आपके विधायक तक बिक रहे हैं। अभी आप ताजा 4 दिन पहले आपका एक विधायक बीजेपी में भाग गया। मैडम, आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? आप ये देखिए कि आपकी स्थिति क्या है आज प्रदेश के अंदर। आपके विधायक, आपके नेता बीजेपी में भाग रहे हैं, बिक रहे हैं। आप किस आधार पे जनता के बीच में जाएंगे? आपको तो बहुत आत्ममंथन की जरूरत है। दूसरी बात, आपके पार्टी के हरीश रावत, रंजीत रावत एक दूसरे के साथ ऐसी लड़ाई कर रहे हैं कि मतलब एक ही पार्टी में रह करके ऐसी वाक युद्ध चल रहा है। और मैं बीजेपी के जो वक्ता हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब, पहले आप त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत वाला मुद्दा सुलझवा लीजिए। एक दूसरे को सांप बोल रहे हैं, एक दूसरे को गधा बोल रहे हैं, ये आपकी पार्टी का शिष्टाचार है। आपने लोकतंत्र की हत्या तो की ही है, साथ ही अब आपने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है बीजेपी ने
कि इनके पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे को कुत्ता, बिल्ली, गधा, सांप, बिच्छू ये बोलते दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, आप तो कहते हैं कि हमारे यहाँ संघ का सिस्टम है, आप कहते हैं हमारी पार्टी में बड़ा शिष्टाचार है। आपकी पार्टी का ये शिष्टाचार है कि आपकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को सांप बोले, फिर पूर्व मुख्यमंत्री उनको गधा बोले। मुझे लगता है कि आपने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है खरीद फरोख्त करके और ये सब करके, कि आप ये देख लें कि समय जो स्थिति है उत्तराखंड के अंदर वो इतनी खराब कर दी है आपने कि कोई भी आदमी अब बीजेपी का नाम लेने से 4 बार पहले सोचेगा अगर वो बीजेपी का उदाहरण देगा। ठीक है, आपने दोनों पार्टियों पर सवाल किया, अब उनसे जवाब ले लेते हैं। सुजाता पॉल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बातों में। जी देखिए, इनके पास कुछ सकारात्मक है नहीं कहने के लिए, लेकिन एक बात तो साफ है, ये जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से लोग गए, तो ये स्वयं भी हमारी ही पार्टी से गए हुए हैं, ठीक है ना। और लेकिन इनका देखिए कि ये पहले गए भाजपा में, फिर भाजपा से गए आम आदमी पार्टी में, तो ये बताता है कि इनकी राजनीति, भाजपा की राजनीति में ज्यादा फर्क तो है नहीं। इनके पास ये तो कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ आ जाओ। अब ये जब सवाल उठा रहे हैं हम पर, तो ये बताइए कि इनकी पार्टी में कौन कौन से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं और कौन से लोग भाजपा से गए हैं। और भी नाम ले लेती हूँ, और ये सब कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति नेता भी बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता होता है। और अभी तो इनको कोई प्लेटफॉर्म दिया नहीं गया है, क्योंकि केवल इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, बताइए कितने सारे तो इनके यहाँ अध्यक्ष बनाए गए, और ये हमारे को बता रहे थे कि हमारे यहाँ 4 कार्यकारी अध्यक्ष है। हमने तो फिर भी राजनीति बहुत समय से करी है और सोच समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो इनका काम है दूसरों पे उंगली उठाना, और जबकि 3 उंगलियां इनकी तरफ है। अब ये बात जो कर रहे हैं, इस बात पे ये जवाब नहीं दे पाए कि बिजली इतनी महंगी क्यों है दिल्ली में, सब्सिडी इतनी कम क्यों है दिल्ली में। इन बातों का ये जवाब नहीं दे रहे। ये बता रहे हैं कौन कहाँ पे लड़ रहा है। तो ये मुझे बता दे कि इनके यहाँ तो जो कार्यकर्ता के रूप में इनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, क्या नाम था उनका, डीके पाल, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया फिर छोड़ दिया, कहा कि यहाँ तो बुरे हाल है। और अभी रिसेंटली इनके यहाँ एक कार्यक्रम में अरविंद, लेकिन सुजाता पॉल जी अभी देखिए, राजकुमार राव आप ही की पार्टी से थे, उन्होंने भी तो बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी का कुनबा भी तो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले ये बता दूं आपको कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन पिछली बार आए थे, तो इन्होंने 400 रुपए में 50 मजदूर इकट्ठे करे थे, फिर उन्हें पैसे नहीं दिए तो उन्होंने हो हल्ला मचा दिया था। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी सुजाता जी आपको, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी सवाल से एक बार फिर से शुरुआत करेंगे डिबेट की, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात उत्तराखंड की कर रहे थे, जहां पर सियासी जमीन तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयासरत है, और इसी को लेकर कल एक बार फिर से कुमाऊं मंडल का दौरा करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। सीधे एक बार फिर से उन्हें का रुख करते हैं। सुजाता जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप कुनबे की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी है वहां से भी तो कई विधायक जो हैं वो, या फिर नेता मंत्री कहें, वो छोड़कर जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में। मैं आपको वही बताने जा रही थी। आपने जिस विधायक की बात करी, एक विधायक है, और राजकुमार विधायक जो है वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी में थे, और पिछली बार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी भाजपा को छोड़कर। तो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के साथ चलती है, अगर वे इस विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करवाने में सफल हुए हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये मूल रूप से इनके थे, इनसे बातचीत करना भी इनके लिए आसान था, इनको अपने पास बुलाना भी इनके लिए आसान था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो मैं अगर पिछले चुनाव को देखूं, लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, 22 करोड़ वोट इनको मिले, लेकिन 12 करोड़ वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी तब मिले जब इतनी बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आई। अगर भारतीय जनता पार्टी आई, ऐसे क्यों पाटिल, तो उस चीज को देखते हुए इस बात को भी समझना चाहिए कि आज जो स्थिति हो गई है, जो बेरोजगारी की हालत है, आपने देखा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, मगर किस प्रकार से हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, किस तरीके से लोग उनके जन्मदिन को मना रहे थे। कोई उसको क्रोनी कैपिटलिस्ट डे मना रहा था, कोई उसे टेकू डे मना रहा था। तो मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो पूरे देश में आज जो स्थिति हुई है और जो कंफ्यूजन है देश में, वो उसकी जिम्मेदार भाजपा है।
और अगर किसी को वो तोड़ के ले जाती है तो उसका नतीजा वो होता है जो आज उत्तराखंड की भाजपा में हम देख पाते हैं। हर तरफ इनके आपस की लड़ाई, और इसमें आप मूल रूप से देखेंगे कि जो दूसरी पार्टियों से ये लेकर गए, जैसे उमेश शर्मा काऊ जी हैं, उनका झगड़ा हुआ धन सिंह रावत जी के सामने, यतीश्वरानंद जी के सामने, सतीश शर्मा जो इनके अपने विधायक के प्रतिनिधि हैं, उनका झगड़ा, हरक सिंह झगड़ा तो देखिए, झगड़ा और परिवारवाद तो कांग्रेस में भी बहुत है सुजाता जी। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भाजपा को आप एक उसमें नहीं तोल सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग झगड़ा करते हैं, सब सामने दिखता। देखिए, दोनों का फर्क बता देती हूँ। कांग्रेस पार्टी में अगर मतभेद होते तो मनभेद नहीं होते, और इतना भी कह दो कि मतभेद इतने ज्यादा हो जाए कि आपको लगे कि कितना लड़ रहे हैं, तो भी जब मनभेद तो हुआ ना। देखिए, सिंधिया जी जिस तरीके से पार्टी छोड़कर गए, अपने विधायकों के साथ मनभेद तो हुआ ना। ठीक है, मैं लौटूंगी। रावत साहब भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के लिए। रावत साहब, आप पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से आपने राजकुमार राव को शामिल करवाया, वो आपका मूल रूप से मूल मंत्र था कि आप वो पहले आपे के विधायक थे, इसलिए आपने उनसे आसानी से बातचीत की और आपने उनको शामिल करवाया। रावत साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनका टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रविंद्र साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। सियासी जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन तमाम पार्टियां, दोनों ही पार्टियां ये बात कहते नजर आ रही है कि मात्र मुफ्त की चीजें देने से जनता जो है वो हर बार लुभावने प्रयासों में नहीं आएगी। आपको भौगोलिक स्थिति भी वहां की देखनी होगी। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में भी हम कहें और गुजरात में भी देखिए, निकाय चुनावों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हालांकि किया, लेकिन उत्तराखंड में आप किस तरीके से सियासी जमीन अपनी तलाश रहे हैं? रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया है हमारा, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि केजरीवाल 2 बार दौरा कर चुके हैं, और पहला दौरा जब उनका था उसमें उन्होंने काफ़ी बड़े ऐलान किए थे। वो ऐलान आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। केजरीवाल के पहले दौरे पर उन्होंने प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी बिजली बिल माफ करना, किसानों को मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का ऐलान किया था। और इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया था कि बीजेपी और कांग्रेस ने भी मुफ्त बिजली देने का बात कही थी। उनके ऐलान के बाद ये जो असर था वो दोनों पार्टियों पर देखने को मिला था। ये पहले दौरे की बात कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के दूसरे दौरे की अगर बात करें तो 17 अगस्त को दूसरे दौरे में उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने और मुख्यमंत्री प्रत्याशी के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान किया था। साथ ही देहरादून में रोड शो भी दूसरे दौरे के दौरान उन्होंने किया था। यानी कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, और प्रत्याशी के लिए कर्नल अजय कोठियाल उनका नाम दे दिया गया है। और अगर नए ऐलान की बात करें तो नए ऐलान में उन्होंने 19 सितंबर यानी कल उनका दौरा है। केजरीवाल पहली बार कुमाऊं दौरे पर रहेंगे और इस दौरान रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर नया ऐलान उत्तराखंड में सियासी माहौल को गरमा सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक पर कुमाऊं मंडल की सियासी नब्ज भी टटोलेंगे और उनके दौरे से कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। रावत साहब, आपसे संपर्क टूट गया था, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही थी। सुजाता पॉल जी कहना चाह रही हैं कि आपने जिस तरीके से राजकुमार राव को शामिल करवाया बीजेपी में, वो आपका मूल मंत्र था, क्योंकि वो आपके पहले से विधायक थे तो उनसे बातचीत करना आसान था, लेकिन कांग्रेस में मनमुटाव नहीं है, ये बातें उन्होंने कही है। देखिए, मैंने सुजाता पॉल जी की बहुत ज्यादा बात सुनी नहीं, क्योंकि लाइन सब चल रही थी। मैं सुजाता पॉल जी का भी जवाब दूंगा और रविंद्र भाई की बात का भी जवाब दूंगा। सुजाता पॉल जी ने जहां तक बात कही, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि पहले मूल वो हमारे ही थे और उनसे बात की गई है और वो अपने घर वापसी उनकी हो चुकी है। ठीक है। और जहां तक बात रही, रविंद्र भाई ने कहा कि कांग्रेस के विधायक टूट के यहाँ आ रहे हैं। अरे भैया, आपके पास तो उत्तराखंड में कुछ है ही नहीं। आपके पास तो विधायक, जहां आपके विधायक है आप पूछिए ना, कितने विधायक हैं आपके पंजाब में, आप कितने टूट के वहां कांग्रेस में चले गए। और जहां तक आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब है, वो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाना है और भाग जाना है। जवाब नहीं सुनते हैं, आरोप लगाते हैं और सीधे भाग जाते हैं। मैं रविंद्र भाई को बताना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 में आपकी स्थापना हुई और लगभग इन 8-9 वर्षों में आपकी पार्टी, कभी आप पढ़िएगा अपनी पार्टी का लिटरेचर, कितने लोग आपके संस्थापक थे, कौन आप, एक से केजरीवाल के अलावा कोई भी
आपके सारे संस्थापक सदस्य जितने भी थे सब भाग गए, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे साजिया इल्मी हो, कोई भी हो। आप पढ़िए, आप 9 साल नहीं संभाल पा रहे हैं पार्टी को, आप कह रहे भाग गए। और जहां तक आपने बात की ना, कल आपका रुद्रपुर में आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। अरे रविंद्र भाई सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत देर तक सुना, आपको जवाब दे रहे। रविंद्र भाई मैं उसका भी जवाब दूंगा, रविंद्र भाई मैं उसका भी जवाब दूंगा ना। ठीक है, अरे सुनिए तो सही। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी बात पूरी हो जाए। रावत साहब आप अपनी बात रखें। जी मुस्कान जी, मेरा कहने का मतलब था, जहाँ आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में विधायक है, वहाँ उनके विधायक भी भाग रहे। देखिए चुनावी वर्ष 2012 में 5 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव में विधायक इधर से उधर अपनी सहूलियत के हिसाब से जाते हैं, अपनी विचारधारा के हिसाब से जाते हैं, अपनी सहूलियत नहीं। अरे भैया कोई खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, सुनिए। आपने खरीद फरोख्त का धंधा बना रखा है राजनीति को, आप ये मानते हैं ना? अरे भैया आप मानते हैं, आप तो आरोप लगाइए। और आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए आप ये धंधा करते हैं नहीं करते हैं। नहीं, पूरे भारत में आपने 130 विधायक खरीदे हैं आपने, 130 विधायक। किसी को ईडी का डर दिखाया, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखाया। सोनू सूद जी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े, तो हमने उनकी रैली का डर दिया। 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में उन्हें नोटिस क्यों मिले? वो कांग्रेस की सरकार थी, ईडी ऐसे काम करती है क्या? तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी ना 2012 में। मनमोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री थे, तब तक उनका कमाल। अभी उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, अभी उनको अभी नोटिस किया गया ठाकरे की सरकार में, तो हमारी सरकार तो हमारा नहीं है ना। आप अपनी सहूलियत से कोई भी बात कर देते हैं कि ठीक है। सुजाता पॉल जी भी कुछ कहना चाह रही है इन बातों में। ठीक है सुजाता पॉल जी। देखिए अभी घर वापसी की बात हो गई है, इसलिए ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल ये देख रही है कि उनको छोड़ के जो गए थे वो वापस आ जाए। अरे प्रचंड बहुमत की सरकार 57-58 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री देती है, और अब तोड़ फोड़ कर जो इन्होंने अपनी सरकार बनाई, क्या उम्मीद रह गई कि कौन आएगा घर वापसी करने को? आपकी प्रचंड बहुमत थी, आप बहुत ताकतवर थे, तो आपके लोग तो छोड़ के जाने वाले थे नहीं, वो तो आपके साथ थे। रविंद्र जी आपके पास। लेकिन जो लोग पीछे रह गए, यानी कि जो लोग अपने विचारधारा के साथ रहे, जो हिम्मत के साथ डटे रहे भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत की नाकारा सरकार के सामने, जिन्होंने केसेस करे पत्रकारों के ऊपर, जिन्होंने जेल में ठूक दिया पत्रकारों को, घर से उठा कर ले गए, और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय से ये कहा गया कि ये गलत हुआ और सरकार पे सवाल उठाए गए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनके ऊपर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि उनके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय तक ने कह दिया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वे भागे गए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और आज भी उस मामले में सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, जिन्होंने कुंभ का इतना बड़ा घोटाला इतने कम समय में आके कर दिया कि भाजपा के पास कोई चारा ही नहीं था उनको हटाने के अलावा। उसके बाद जो अब आए हैं वो केवल घोषणाएं कर रहे हैं, तो घोषणा वीर है, इसलिए अब इनके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। तो जो तोड़ सकते थे ये तोड़ चुके हैं, और जो तोड़ के ले गए थे वो इनको अब छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन लिमिटेड है बीजेपी के पास। ठीक है सुजाता पॉल जी, मैं लौटूंगी। ऑप्शन लिमिटेड है बीजेपी के पास। मैं रावत साहब आऊंगी इसी सवाल के साथ आपके पास, लेकिन रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले उनकी भी सुन लेते हैं। रविंद्र जी। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि अभी बीजेपी के मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, तो मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में आपने कांग्रेस से जो बागी हैं कांग्रेस के, उनको 2017 में आपने 16 में खरीद फरोख्त करी उनके साथ, सबको पैसे दिए, सिक्योरिटी दी, 8-8 गनर दिए, उसके बाद सबको आपने टिकट दिया, उसमें से 5-6 मंत्री भी हैं इस वक्त, और जो मंत्री आपकी आंख में रोड़े की तरह अटक भी रहे हैं, आप उनको भला बुरा भी कह रहे हैं, तो आपके साथ तो वो हाल हो गया कि जैसे सांप चुचुंदर होता है ना तो निगल सकता है ना उगल सकता है। इस समय आपकी स्थिति ये है, पहली चीज। और ये सब जानते हैं कि ये काम बीजेपी ही करती है पूरे भारतवर्ष में। इस समय 130 विधायक के करीब कांग्रेस के जो हैं वो बीजेपी में चले गए,
डरा के, धमका के, खरीद फरोख्त करके, ये काम बीजेपी का है। और बीजेपी का जो चेहरा है अब जनता के सामने आ चुका है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर तो सीधे आरोप लग रहे हैं कि उनके पास चेहरा नहीं है उत्तराखंड में या फिर किसी भी राज्य में जहां चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे की तो सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड में आपके पास चेहरा नहीं है, तभी सीएम को खुद बार बार दिल्ली के सीएम को आना पड़ रहा है। एक कर्नल कोठियाल के अलावा कौन सा चेहरा है? क्यों नहीं आएंगे? इनके क्या बीजेपी के या कांग्रेस के प्रभारी या कांग्रेस या बीजेपी के नेता नहीं आ रहे हैं या नहीं आते हैं? क्यों नहीं आएंगे भाई? पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक क्यों नहीं आएंगे? और हमने दूसरी बात यह है कि हमने तो चेहरा पहले ही घोषित कर दिया है। सबसे पहले इन दोनों पार्टियों के अंदर हिम्मत नहीं है कि चेहरा घोषित कर दें। जरा घोषित करके तो दिखाएं। हरीश रावत जी क्या कह थके कि मेरा चेहरा नेहरू रावत साहब आपके पास नहीं कर पा रही है। और दूसरा, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पिछले 4.5-5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। जो स्थिति आज बीजेपी की है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 4 महीने अब रह गए हैं और 4 महीने में कह रहे हैं कि अब हम नौकरियां देंगे। मतलब 4.5 साल आपने क्या किया जनता के? ठीक है, जवाब उनसे ले लेते हैं। रावत साहब, दोनों ही पार्टियों की ओर से एक ही आरोप लगा है सीएम बदलने का। बार बार 3 सीएम इस बार दिए गए हैं, यही आरोप बार बार बीजेपी पर लग रहा है। जैसे मैडम सुजाता जी ने कहा कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री हो गए, मुझे लगता है कि अभी जो लेटेस्ट खबर है, आपके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया पूरी कैबिनेट के साथ। और क्या क्या, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि क्या क्या आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर लगाए हैं। ठीक है ना, ये तो है आपकी बात का जवाब। सुनिए, लेकिन रावत साहब, आपने उन पर तो सवाल उठा दिए। आप कर्नाटक की बात कर ले, आप उत्तराखंड की बात करें, आप गुजरात की बात करें, तीनों ही राज्यों में बार बार मुख्यमंत्री तो बदले जा रहे हैं। उसी पर आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अभी इनका राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा हो रहा है। इनके छत्तीसगढ़ में इनका मुख्यमंत्री चेंज के लिए सारी टीम वहां दिल्ली बैठी हुई है। और जहां तक बात है, जैसे अपने रविंद्र भाई ने कहा, मैं रविंद्र भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया, मैं फिर कह रहा हूँ जी। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है? आप अपनी बात रखें जी। अरे, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी पार्टी चलाने के लिए गुप्ता बंधुओं से 100 करोड़ रुपया ले लिया राज्यसभा भेजने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। 100 करोड़ गुप्ता बंधुओं ने दिया अरविंद केजरीवाल जी को। क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। ठीक है। और जहां तक बात है, सुनिए, ठीक है रावत साहब। सुजाता पॉल जी कुछ कहना चाह रहे। सुजाता पॉल जी, आरोप तो देखिए कांग्रेस पर भी कम नहीं लग रहे हैं। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बदले तो कांग्रेस में मनमुटाव की तस्वीरें लगातार सामने आती रही है और उसी को लेकर कांग्रेस बार बार गिर रही है। मैं फिर आपको बताती हूँ दोनों पार्टियों में फर्क। हमारी पार्टी में कहीं पे भी आप जब देखते हैं कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं और गर्मा गर्मी हो रही है, उसके बाद जब जनता की बात आती है या पार्टी की बात आती है तो सब फिर एक मंच पर एकजुट होकर दिखे। आपस में उनका कुछ भी हो, लेकिन पार्टी के लिए सबको कोई समर्पित रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, आप देखिए कि इनके अंदर गुलाम मानसिकता है। कैसे है, आप अगर इनकी पार्टी में देखेंगे तो सब अभी कुछ मतलब पिछला 1 साल तो हमने बहुत ही देखा है कि सभी कोई एक कमरे के अंदर जाते हैं और मुख्यमंत्री जब बदला गया, उसी का एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूं तो सब मतलब तमतमाए चेहरों के साथ बाहर आते हैं और कहते हैं ऑल इज वेल, मगर तब तक मुख्यमंत्री बदल जाता है। अगर और हम लोग इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और इनके यहाँ क्या है कि ये गुलाम मानसिकता ऐसी है कि जो इन्हें कह दिया जाएगा वो इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर ताकत नहीं है। मगर उसका फ्लिप साइड देखिए कि आज ऐसा क्यों हो रहा है कि येदियुरप्पा को हटाया गया, हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्बानंद सोनोवाल को एडजस्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाया नहीं जा पाया क्योंकि वो अड़ गए। और आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी कैबिनेट ही हट गई मुख्यमंत्री के साथ साथ गुजरात में। लेकिन सुजाता पॉल जी, कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं। हरियाणा की बात करें तो देखिए अशोक तंवर दलित समुदाय के बहुत बड़े चेहरे थे जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। पंजाब में अभी हमने देखा खुद सीएम वहां पर 9.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनको नाराजगी है और उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री को हम नहीं अपनाएंगे। ठीक है, असम की बात करें, असम में सुष्मिता देव जी, हालांकि वो दिल्ली से नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। अगर यूपी की बात करें, जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ चुके हैं, सचिन पायलट लगातार इसी तरीके से मनमुटाव चल रहा है। कांग्रेस में मनमुटाव तो है ना मैम?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज को समझ लीजिए, जब पार्टी देखिए मैं इस चीज को हमेशा अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी कहती हूँ कि आपको देखना चाहिए कि आरएसएस ने और भाजपा ने कितनी मेहनत करके आज यहाँ पहुंचे जहाँ ये पहुंचे। ये बात अलग है कि इन्होंने ऐसा दुरुपयोग किया है कि अब की बार जब ये जाएंगे, लोकतंत्र है, जाएंगे, और जब जाएंगे, जब भी जाएंगे, तो ये पूरी पार्टी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया। अब आप आ जाइए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में आज जो हो रहा है वो दुखद इसलिए है क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं और इनको हमने बड़ा मान सम्मान दिया। मगर अगर आप इस बात को समझे कि आप मानसिकता को समझिए, आप इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे और 10 साल अगर आपको सत्ता के बाहर रहना पड़ रहा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई हमें, अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो लोगों के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे, इसलिए जाना है। सुष्मिता देव जी की बात आप गलत बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद भी कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं जानती हूँ कि सोनिया जी जो है वो मेरी इस बात को समझेंगी कि मैं किस वजह से गई हूँ, अन्य कारण थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेतृत्व ने मेरी बात नहीं सुनी या मैंने फोन किया हो मेरी बात नहीं हुई। ये सारी बातें उन्होंने साफ करी थी कि मन मुटाव की वजह से नहीं, वो आपने, वो खुश थी तो आप उनको रोकना चाहिए था ना, जितिन प्रसाद नहीं, रोका तो सुन लीजिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो निजी आकांक्षाएं हैं जिनकी वजह से, सत्ता में बाहर होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होके छोड़ रहे हैं कि हम सत्ता में क्यों नहीं है। तो हम अगर लोकतंत्र में रहते हैं तो सत्ता तो आनी जानी होती है। आप एक पत्रकार है, आप मुझे बताइए, क्या आप ये नहीं सोचती कि जो सत्ता के बाहर है वो सकारात्मक रूप से जनता के बीच में जाए, काम करे, और जब जनता के बीच में उनकी जगह बने वो वापस सत्ता में आए ताकि लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था बने। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, जो बड़ा दुखद है देश के लिए। आज आप जीडीपी देख रहे हैं, जीडीपी को अगर हमने मेजर करना होता है तो गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम से मेजर करके हम बताते हैं बहुत हाई हो गया, लेकिन असली में जीडीपी गिर रही है। रविंद्र जी की बातों पर भी एक बार आप जवाब दे दें, क्योंकि उन्होंने भी सवाल किए थे आपसे, मुझे जाना है फिर उनके पास, वो भी इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, जहां तक रविंद्र जी की बात है, वो मैं फिर कहूंगी कि हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एजेंडा चला रही है अपना प्रोपेगेंडा का। वो भाजपा की तरह ही सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव दिखाई देती है, जमीनी तौर पर काम करते हुए लोगों के लिए मुझे नहीं दिखता है। वो कहते हैं जी हमने तो कोई फॉर्म भराया, पता नहीं कौन सा फॉर्म, ये बताते हैं कि पता नहीं कितने लाख लोगों ने भरा। ठीक है, ये काम भी वो करें, लेकिन मुझे ये बता दे कि जनता के बीच में जाके कौन कौन से कार्य हैं जो उन्होंने करवाए हैं, किसकी बिजली का बिल जमा करवाया है, कौन से व्यक्ति की एफआईआर को रजिस्टर कराया है। मैं तो अभी 3 दिन पहले थाने में बैठी हुई थी पूरा दिन किसी की एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। इस तरह के काम, किसी की पेंशन रिलीज कराने का काम, चाहे सरकार भाजपा की है, लेकिन ये सारे काम विपक्ष के तौर पे भी हमें करना पड़ता है। जो सरकार में होते हैं उनके कार्यकर्ता भी करते हैं। तो भाजपा अभी सरकार में है, कांग्रेस पार्टी ये कार्य कर रही है, मगर आम आदमी पार्टी ने ये फॉर्म वगैरह भरवाने के अलावा मतलब जमीनी तौर पर मैं आपको याद करवा दूं, वो मुफ्त बिजली का फॉर्म था। रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, मुफ्त बिजली का फॉर्म जो आपने भरवाया है, जो आप लगातार ऐलान कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसके लिए जो फॉर्म भरवाया है उसमें वो बातचीत कर रही थी सुजाता पॉल जी, उनकी बातों पर आपका जवाब। रविंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? तो ये संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रावत साहब आपके पास आना चाहूंगी। सुजाता पॉल जी ने बहुत से आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। मैं सुजाता पॉल जी की एक एक बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा गुलाम मानसिकता, गुलाम मानसिकता क्या होती है मैं बताता हूँ। हेमंत बिस्व शर्मा की उन्होंने बात की सुजाता जी ने। जब हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी से मिलने गए, उन्होंने उनको इतनी तवज्जो नहीं दी, वो कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में व्यस्त रहे, लेकिन उनसे बात करना मुनासिब नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। आप इससे गुलाम मानसिकता प्रदर्शित होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुष्मिता देव, महिला कांग्रेस की, जिसने आज सुजाता जी इस तरह से कह रही है कि उन्होंने ऐसा कहा तो आपकी पार्टी में रुकती ना, और वो बीजेपी में नहीं आई है, वो तृणमूल कांग्रेस में गई है।
और जहां तक बात इन्होंने ये कहा कि भाजपा कोई काम नहीं कर रही है, मैं बताता हूँ भाजपा पिछले 41 वर्ष काम करके आगे आई है। आज विश्व की नंबर 1 पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दल में बनी हुई है, अन्ना प्रमुख तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो जिस प्रकार से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात प्रियंका गांधी जी नहीं करेंगी, उनको तवज्जो नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में, अलग मीटिंग करेंगे, तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जाएंगे? ये होती है गुलाम मानसिकता कि आप किसी को वोट नहीं दो। और जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है, तो कोर कमेटी की बैठक बंद कमरे में होती है, खुले में नहीं होती है। और जब बाहर निकले तो सभी लोग एक साथ थे, चाहे वो रावत जी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, या कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री। हमारे वहाँ एक चैनल है, उसके लिए बात हुई है जी। ठीक है सुजाता पोल जी, आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं सुजाता जी? ये कितनी मजेदार बात ये बता रहे हैं कि हाँ कमरे से बाहर आते हैं और हम मतलब एकजुटता ही तो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों पे जाके गटर में जाकर लड़ाई करते हैं। आप मुझे बताइए, चौराहे पे जाकर रुड़की में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप, जनता क्या देख रही है? उमेश शर्मा काऊ वाला झगड़ा किस प्रकार से झगड़ा हुआ आपने देखा? महिला विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों के ऊपर बलात्कार का मुकदमा है, एक के ऊपर तो एक बच्ची के जैविक पिता होने का मुकदमा है, और एक व्यक्ति ऐसा जैसे कांग्रेस पार्टी से ये ले गए जिन्होंने हमारे बापू के लिए, महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने कहा, उसके बाद जब हमारी मां समान उत्तराखंड को गाली दी तो कहा कि हमने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, मगर चुनाव को देखते हुए 13 महीने के अंदर उन्हें वापस ले लिया। इतनी गंदी भाषा अपने लिंग पर बता रहे थे कि उत्तराखंड है, मतलब ये भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया और आपने उन्हें ले लिया। मगर इनकी भाषा देखिए, मतलब ये महिला विरोधी किस हद तक है, आप ये बात को समझिए कि किस तरीके से प्रणब चैंपियन ने ये बात कही और किस तरीके से इनके विधायकों ने महिलाओं का शोषण किया, इसका आरोप उन पर लगा। इनके महामंत्री संगठन संजय कुमार के ऊपर कितने आरोप लगाए और इन्हीं की पार्टी की एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाए, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाजिब सवाल है। रावत साहब, इस पर जवाब भी चाहूंगी आपसे। रावत साहब, देखिए सुजाता जी, आप भूल गए दिग्विजय सिंह ने क्या क्या बयान दिए हैं। अगर मैं लिस्ट निकालूंगा कैसे कैसे लोगों का आरोप लगे। बयान तो बहुत से दिए गए हैं ना रावत साहब। बयान तो आप खुद अपने पूर्व सीएम का ले लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण का अवतार बताते हैं, कभी वो महिलाओं की कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, फटी जीन्स पर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं फ्लाइट में जा रहा था, मुझे महिला दिखी। इस तरीके की देखिए, इस तरीके के बयान भी तो दिए गए हैं और इन्हीं बयानों की वजह से बहुत सुर्खियों में भी रहे हैं। मुस्कान जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का भाव ये नहीं था। देखिए बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग वे से बोली जाती है, उसका भाव ठीक है, उस शब्द गलत थे, लेकिन आप मुझे चलिए आज मुझे आप इसका भाव ही समझाइए कि इसका भाव क्या रहा कि अगर लड़कियां फटी हुई जींस पहनती हैं तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी, इसका क्या भाव रहा? देखिए शब्द मैंने कहा, उनका भाव बहुत अच्छा था, लेकिन शब्दों का भाव अच्छा था। देखिए मैंने कहा शब्दों का चयन उनका ठीक नहीं था। वो एक अच्छी तरह से बोलना चाह रहे थे, उनका भाव ऐसा नहीं था कि इस प्रकार से किसी महिला से बोला क्या जाए। बोलना चाह रहे थे कि महिला जो है वो फटी जीन्स नहीं पहन सकती? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसी महिला को आप कहेंगे कि वो फटी जीन्स ना पहने, वो कैसे संस्कार देगी अपने बच्चों को? वो कैसे संस्कारों के साथ समाज में जाएगी? ये तो गलत बात है। नहीं, इसमें भाव की बात तो आप रावत साहब नहीं कर सकते। ठीक है, भाव की बात नहीं कर सकते। सुजाता जी, एक आखिरी मात्र 30 सेकंड में आपका कमेंट। आप जिस तरीके से झगड़े की बात कर रहे थे अभी रायबरेली में, जिस तरीके से प्रियंका गांधी अभी रायबरेली के दौरे पर थी, उस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी तो बिल्कुल सड़क पर झगड़ा देखने को मिला था। मात्र 30 सेकंड। देखिए, हम सरकार में नहीं है और उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बहुत मुश्किल के समय से गुजर रहे हैं। और आप जानते हैं किस तरह की धर्म की राजनीति हो रही है देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में। तो जो मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से उनका गुस्सा फूटता है। और ये नेता के सामने फूटे और अच्छी बात है, ताकि उसका समाधान भी हो। और प्रियंका गांधी जी जैसी नेता अगर है
ठीक तो है, ठीक है। ये बातें जो है आप ठीक है तक भी पोल साहब, पहुंचती ठीक है है और ये सुजाता जी, हाईलाइट समय होती की है। कमी है, मुझे समय और इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से बात वही है कि कुमाऊं दौरे पर केजरीवाल है और वादों की बयार बहने वाली है और पूरे तरीके से चुनावी वायदे एक बार फिर से होने वाले हैं। तीनों ही पार्टियों ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। तीनों ही पार्टियां अब पूरे तरीके से 7 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनमें जीतने के लिए पूरे रूप से जमीनी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं और कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनावी ऐलान करते नजर आती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।